बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बहुत सारे जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं वो मुझे गालियां देते हैं। जैसे प्रियंका भारती को गाली दे रहे हैं, कंचना यादव को गाली दे रहे हैं। आप सोचिए कि उसी आरजेडी में कुछ सवर्ण जो हैं वो भी मतलब उनके प्रवक्ता हैं, उनको ये लोग गाली नहीं देते हैं। इस देश में तमाम वो सवर्ण पत्रकार हैं जिनको ये जातिवादी मनुवादी सोच के लोग गाली नहीं देते हैं, जबकि वो दिन रात बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन वो सवर्ण हैं। लेकिन उनको गाली क्यों नहीं देते हैं? प्रियंका भारती और कंचना यादव को ही गाली क्यों दी जा रही है? जो आरजेडी के सवर्ण प्रवक्ता है उनको गाली क्यों नहीं दी जा रही है? उस बात को समझिए। मैं न सपा का पत्रकार हूं, न बसपा का पत्रकार हूं, न आरजेडी का पत्रकार हूं, न मैं बीजेपी का विरोधी हूं, न मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं। मैं संविधान का सपोर्टर वाला पत्रकार हूं, मैं सामाजिक न्याय वाला पत्रकार हूं, मैं सोशल जस्टिस वाला पत्रकार हूं। इसके क्या मायने हैं सोच समझिए। जो लड़ाई कबीर लड़ रहे थे, जो लड़ाई रविदास महाराज लड़ रहे थे जातिवाद के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। जो फूले साहब लड़ रहे थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, जो संत गाडगे लड़ रहे थे, जो नारायणा गुरु लड़ रहे थे, मैं उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहा हूं। वो तब भी जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे और उस समय सबसे ज्यादा जिनको शूद्र और अछूत कहा जाता था वो गरीब और लाचार थे। आज तो ये लड़ाई बहुत अच्छी हो गई है। उस समय और समस्याएं थी, क्योंकि जातिवाद और मनुवाद को आप तभी समझ पाएंगे, अगर आप जातिवाद और मनुवाद के पीड़ित हैं तो इसको तभी समझ पाएंगे जब आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, जब आप एजुकेशन में आएंगे। मेरी लड़ाई जो है वो ये इसके लिए है कि मान लीजिए माझी जी बीजेपी में है, क्या यूपीएससी के इंटरव्यू में कोई माझी जाएगा इंटरव्यू देने तो वहां जो जातिवादी मनुवादी सोच का आदमी है वो इंटरव्यू में ये कहकर नहीं उसके साथ भेदभाव बंद कर देगा कि ये माझी हैं। वो कहेगा ये शेड्यूल कास्ट का है, इसको तो भेदभाव करो। जब कोई पासवान चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक के लिए नौकरी के लिए ट्राई करेगा तो वहां उसके साथ भेदभाव नहीं रुक जाएगा कि अरे ये तो पासवान जी हैं, चिराग पासवान के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, इनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। कुर्मी जब जाता है हायर एजुकेशन में, मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, तो जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं वो ये नहीं कहते हैं कि अरे ये कुर्मी है, नीतीश जी की जाति का है, नीतीश जी तो हमारे गठबंधन में है, कुर्मी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और मेरी बातों पर नहीं भरोसा है तो वो तमाम कुर्मी, पासवान, कुशवाहा जो बड़े पदों पर हैं, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है, उनसे पूछ के देखिए। जो आईएएस हैं, कलेक्टर हैं, जो सिस्टम का हिस्सा है। जातिवाद, मैं कह रहा हूं दो तरह के जातिवाद होते हैं। एक जातिवाद वो है जो नहीं पढ़े लिखे लोग करते हैं, वो कुर्मी, यादव, कुशवाहा भी वो जातिवाद करता है। बकरी बांध लेंगे, बैर तोड़ने पर झगड़ा कर लेंगे, आरी बनना के लिए झगड़ा कर लेंगे। हम लोग जो लड़ रहे हैं वो जातिवाद भी गलत है, उसमें भी SC/ST एक्ट लगना चाहिए और केस दर्ज होना चाहिए। और संजोग से चूंकि बहुजनों की ज्यादा आबादी गांवों में रहती है इसलिए उस जातिवाद का असर चुनाव पर भी पड़ता है। लेकिन हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो महीन जातिवाद के खिलाफ। जो दलित पिछड़ा पढ़ लिख गया है, वो पासवान हो, यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, हम सब लोग उस लड़ाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। जगदेव बाबू पढ़ लिख गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ लिख गए थे, सोनीलाल पटेल पढ़ लिख गए थे, मान्यवर कांसीराम साहब पढ़ लिख गए, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव पढ़ लिख गए। आज वो लड़ रहे हैं। उन लोगों ने लड़ा उस लड़ाई को। उन्होंने क्या कहा? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। मान्यवर साहब ने क्या कहा? बहुजन एकजुट हो जाओ। सुनीलाल पटेल क्या करते थे? बहुजन एकजुट होते थे। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, मैं महापुरुषों की बात कर रहा हूं। हो सकता है उनके बच्चों ने, जो सेकेंड जनरेशन हमारी लीडरशिप है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो या अनुप्रिया पटेल हो, वो उस दर्द को नहीं समझती हो सकता है राजभर भी इस दर्द को समझते होंगे। तो हम लोग की जो लड़ाई है वो ये है कि आप जब यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाएंगे, आप जब चपरासी की वैकेंसी भरते हैं, या आप जब बिजनेस, मैं फिर कह रहा हूं
जातिवाद आपको तभी समझ में आता है जब आप स्कूल कॉलेज जाते हैं और बड़े पदों पर ट्राई करते हैं। आप जब जज बन जाएंगे तब जब आपको जातिवाद समझ में आएगा। तो ना आप मान लीजिए कुर्मी है या यादव है या कुशवाहा है या पासवान है या रविदास हैं या रजक हैं, आप जब कलेक्टर के पद पर चले जाएंगे तब आपका जातिवाद पीछा करता है। तब आपको समझ में आता है कि अरे मैं तो कुर्मी यादव कुशवाहा रजक नहीं हूं, मैं तो ओबीसी हूं, मैं तो अति पिछड़ा हूं, जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को समझ में आया था। और मैं बार बार कह रहा हूं, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई तभी तेज होगी जब दलित पिछड़ा स्कूल कॉलेज जाएगा। तो मैं आपके स्कूल कॉलेज जाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं आपके साथ जो उन नौकरियों में जहां आपके साथ भेदभाव होता है, जिसमें पैसा है, पावर है, प्रतिष्ठा है, उसमें आपके जाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। आप इस देश के तमाम दलित पिछड़े मंत्रियों से पूछ लीजिए, चाहे वो किसी पार्टी में हो, खासकर चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी हो, उनके साथ भेदभाव होता है कि नहीं। तब मेरे नाम पर आप कुत्ता पाल लीजिएगा, अपने कुत्ता का नाम रख दीजिएगा शंभू। वैसे भी पत्रकार का काम होता है वॉच डॉग का। तो जो मैं आपको कह रहा हूं, जो मुझे गाली दे रहे हैं वो इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि मैं बहुजनवादी हूं, अंबेडकरवादी हूं, फूलेवादी हूं, बिरसावादी हूं। आपको वो ड्राइवर हैं, आप सब्जी बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, खेती करते हैं, तो आपसे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप मेहनत का काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप ये काम करें उनके लिए। जब आप उनके बराबर के पदों पर पहुंचेंगे, मैं राजनीतिक चेतना जगा रहा हूं, मैं सामाजिक आंदोलन आगे बढ़ा रहा हूं। प्रियंका भारती यही कर रही हैं, कंचना यादव यही कर रही हैं। अगर वो सिर्फ जाके आरजेडी की प्रवक्ता बन जाती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजकुमार भाटी हो, प्रियंका भारती हो, कंचना यादव हो, ये प्रवक्ता नहीं है। रतनलाल ये प्रवक्ता नहीं है, अनिल जैहिंद ये प्रवक्ता नहीं है। सामाजिक आंदोलन भी आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं सिर्फ पत्रकार नहीं हूं, मैं इस देश के 90% लोग जो हाशिए पर हैं उनकी आवाज उठा रहा हूं। मेरा सब्सक्राइबर क्यों है कम, मुझे लोग क्यों कम देखते हैं? क्योंकि बहुजन समाज में जैसे जैसे शिक्षा आएगी, JNU, DU, पटना में मुझे देखने वाले कौन लोग हैं? जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो सबसे ज्यादा मिशन मूवमेंट को समझते हैं। तो आप बताइए, मिशन मूवमेंट मेरी माताजी पिताजी समझेंगे जो स्कूल नहीं गए, या वो तमाम लोग समझते हैं जो स्कूल कॉलेज गए हैं? तो मिशन मूवमेंट वही समझता है, इस जातिगत भेदभाव को वही समझता है जिसके अंदर शिक्षा है। विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और मैं इसलिए RSS बीजेपी से सवाल पूछता हूं जब स्कूल बंद होता है, क्योंकि जैसे स्कूल बंद होगा मिशन मूवमेंट कमजोर होगा। जैसे ही स्कूल महंगाई हो, पढ़ाई महंगा होगा, मिशन मूवमेंट कमजोर होगा। और जैसे जैसे स्कूल कॉलेज बढ़ेंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़ेंगे, पहले एक बाबा साहब थे क्योंकि उस समय और एजुकेशन नहीं था, अब हर जगह बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, बिरसा मुंडे को मानने वाले लोग हैं। अब धीरे धीरे SC ST OBC की संख्या बढ़ रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के लोग जब तक जातियों में बटे रहेंगे, जाति जिन लोगों ने पहले बनाई मनुस्मृति के दौर में, और जो जाति के लाभार्थी हैं, वो स्कूल कॉलेज अस्पताल बिजनेस व्यापार सब पर उनका कंट्रोल है। इसलिए बहुजन समाज जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं, और जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक जाति से निकलेगा नहीं और जातिवाद को समझेगा नहीं। इसलिए राजनीति आज जो राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे सपा, बसपा, RJD, JDU, जिस तरह के, या इवन कांग्रेस के, ये बात तो साफ है कि जिनके दिमाग में जातिवाद है, मनुवाद है, वो चपरासी हो, चीफ जस्टिस हो, चुनाव आयोग में हो, वो जाति विशेष के लोग का फायदा कराएंगे जिनकी विचारधारा उनके सूट करता है। जब तक इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग, जो हमारा संवैधानिक नाम है, एक तो जातियों में बटे रहेंगे और दूसरा उन तमाम बड़े पदों पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये भेदभाव और हमारी हार होती रहेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस खेल से बाहर हैं, जो स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं। 40 करोड़ लोग हैं जो किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, भीख मांगकर, मजदूरी करके, झुग्गियों में रहकर, नालों पर बसकर, और वो सब बैकवर्ड और बहुजन हैं। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर है और जो देश में मजदूर बन गए हैं।
वही देश भर में मजदूरी करते हैं। उनके बच्चे के हिस्से में मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी की नौकरी नहीं है। वही जो 80 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो राशन वाले थे, उन्हीं के बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे थे। वही धीरे धीरे कोई उसमें से शंभू, कोई नीरज, कोई नवीन जैसे पत्रकार बन रहे हैं, कोई जगदेव बाबू, कोई उन्हीं 80 करोड़ में से कोई निकल के आता है जो पढ़ लिख, कोई लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, कांसीराम। उसी 80 करोड़ को रोकने की कोशिश है। और तीसरी, जब से आरएसएस बीजेपी आई है, कांग्रेस भी करती थी लेकिन लोकलाज था, जब से आरएसएस बीजेपी आई है, चाहे उसके साथ कोई गठबंधन में रहे, वो 80 करोड़ को भी बाहर रखना चाहते हैं। और जो 15 करोड़ लोग, चाहे वो रामविलास पासवान हो या राजभर हो, अनुप्रिया हो, ये तमाम नेता जो आज दलित पिछड़े हैं लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन में है, आरएसएस के साथ गठबंधन में है, इन्हीं के खिलाफ वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा रहा है। सोचिए इस बार नीतीश के साथ क्या होता। जिस तरह की सेटिंग की गई थी, 95 सीट बीजेपी की आती, 25 सीट चिराग होते, चिराग का इस्तेमाल होता, मांझी और कुशवाहा का इस्तेमाल होता, और पहले नीतीश कुमार को बाहर कर दिया जाता सत्ता से, और बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होता। और जब बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होता तो यूपी में आप देख लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती। बीजेपी में दलित पिछड़ा के साथ क्या हो रहा है वो मैं नहीं कहूंगा, वो बाकी सब जानते हैं। आप कलेजा पर हाथ रख के सोचिए। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अगर आप दलित पिछड़े हैं तो आप पहले सरकारी नौकरी में पहुंचिए, उसके बाद आपको जातिवाद समझ में आएगा। मेरे जो दर्शक है वो लोग सब के सब दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं जो सिस्टम के हिस्सा हैं। तब उनको लगता है कि शंभू सही बात कह रहा है। और ये सिस्टम के हिस्सा वो तभी बनेंगे जब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल तक उनकी पहुंच होगी। तो ये जो 15 करोड़ लोग दलित पिछड़ा जो सिस्टम के हिस्सा बन गए, उनको भी सिस्टम से बाहर निकालने की पूरी प्लानिंग चल रही है। और उसी प्लानिंग के तहत ये वोट चोरी हो रहा है। जब से ईवीएम आया है और जब से बीजेपी आरएसएस की सरकार आई है, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू का जितना बंद हो गया है, वो तभी जीतते हैं थोड़ा बहुत जब उनके साथ गठबंधन में है। अब वो एकाएक मान लीजिए नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को हटा के चुनाव जीत लेंगे तो शक की सुई गहरा जाएगी। तो ये बहुत महीन जातिवाद है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो जातिवादी मनुवादी हैं, जो जितना पढ़ा लिखा जातिवादी मनुवादी होगा वो उतना ज्यादा महीन जातिवाद करेगा। और इसका तोड़ एक ही है रे भाई, जागरूकता और स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई। अगर मैं भी नहीं पढ़ा लिखा होता तो मैं भी सांप्रदायिक होता, जातिवादी होता, महिला विरोधी होता। ये लड़ाई बहुत मुश्किल है लेकिन इसको लड़ना पड़ेगा नस्लों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, 90% लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक की भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये लड़ाई कमजोर होती रहेगी। रही बात चुनाव जीतने की, तो वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के 90% लोगों को जो भी मिल रहा है वो लोकतंत्र की वजह से और वोट की वजह से। जो 5 किलो राशन मिल रहा है, ये जो 40 करोड़ लोग कम से कम नालों पर और झुग्गियों में सो रहे हैं, वो भी वोट के डर से या लोकतंत्र के डर से। ये जो 80 करोड़ लोग को 5 किलो राशन मिल रहा है, वो भी वोट के डर से। ये जो 14,000 करोड़ रुपए जो 1 करोड़ महिलाओं के खाते में डाला गया, ये भी वोट के डर से। लेकिन ये डर खत्म हो जाएगा उस दिन जिस दिन वन नेशन वन इलेक्शन आएगा। अब बताइए, जिनको 10,000 मिला है उनको 5 साल न स्कूल मिलेगा न अस्पताल मिलेगा, तो उस 10,000 का क्या होगा? इस देश के बहुजनों को लड़ना पड़ेगा स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, पढ़ाई लिखाई, दवाई के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, क्योंकि सुधार एक प्रक्रिया है जो 2-2 पीढ़ी, 3-3 पीढ़ी लगेगा। तो इस पूरे खेल को समझिए। और चुनाव से निराश होने वाली बात तो है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जो पढ़े लिखे बहुजन हैं वो सब समझते हैं और उनको इस बात पर सोशल मीडिया पर नाम बदलकर चाहे जैसे वो लिखना, पढ़ना, बोलना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग बीजेपी आरएसएस के साथ हैं, जैसे शिंदे का इंतजाम हुआ, नीतीश बचते बचते बच गए और कैसे बचे आप सब जानते हैं। 8 सीटें कैसे बाद में, अगर आरजेडी, जेडीयू, आरजेडी, बसपा और एमआईएम के हिस्से में नहीं जाता तो वो सारी सीटें बीजेपी को जा रही थी और बाकायदा वो सीट रुका हुआ था।
तो मैं फिर कह रहा हूं, मेरी कोशिश है कि आपको आगाह करता रहूं, और मैं फिर कह रहा हूं, हमारा सबसे बड़ा हथियार और वोट का अधिकार है। क्या वोट का अधिकार भी हमारा छीना जा रहा है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।